इक्वेशन है वो कट करेगी, मतलब उसको सॉल्व कर देंगे x इक्वल टू 1 के साथ, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपको ए और बी पॉइंट मिल रहा है, जो भी आपको ए और बी पॉइंट मिल रहा है उसका अगर ये वर्टिकल लाइन है तो x होगा, पहला पॉइंट क्या होगा 1, y1, x तो 1 फिक्स रहेगा ना यार, और b में क्या हो जाएगा 1, y2। इस टाइप के दो पॉइंट आएंगे ना कुछ y कोऑर्डिनेट तो आएगा, x तो फिक्स रहेगा ना यार, x इक्वल टू 1 पे तो है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन आएगी उसमें x को 1 पुट कर देंगे, x को 1 पुट कर देंगे तो केवल y में इक्वेशन बनेगी, और y में क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चाहिए ए बी लेंथ, तो ए बी लेंथ जो होगी वो y1 माइनस y2 के इक्वल होगी। ए बी लेंथ जो होगी वो y1 माइनस y2 के इक्वल होगी, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल साइड लाइन है ना, वर्टिकल है तो y का डिफरेंस बराबर कर दो, x में तो 0 ही आ रहा है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, मैं आपको पहले देखो, आपको मैं सॉल्व करने से पहले पूरा आइडिया दे रहा हूँ कि आप खुद भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगी उसमें x को 1 पुट करेंगे, y में आएगी क्वाड्रेटिक, उसके रूट होंगे y1 y2, हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ द रूट्स, हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ये अपना तरीका है, अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आया कि कैसे क्या मैंने क्या बताया पूरा, तो उसको मैं अप्लाई करके भी बता रहा हूँ पूरा। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम इस पे लिखेंगे SS1, तो S का मतलब क्या हो जाएगा, S का मतलब है तो एज इट इज जो सर्किल है वो आ जाएगा माइनस का 8y प्लस 24। फिर S1 का मतलब है 0 0 पुट कर देंगे पूरे में, 0 0 0 0, तो बचेगा 24 बराबर टी स्क्वायर। टी का मतलब है इसके रेस्पेक्ट में टेंजेंट की इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x x1, तो वो 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा। y स्क्वायर को लिखा y y1, वो भी 0 हो जाएगा, माइनस का 6 टाइम x को लिखेंगे x प्लस 0 बाई x1 बाई 2, x प्लस 0 बाई 2, माइनस का 8 टाइम्स y प्लस 0 बाई 2, और कांस्टेंट का कांस्टेंट, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, तो सॉल्व करने पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 इंटू 24 इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 4y प्लस 24 का होल स्क्वायर। क्या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ रही है आपके पास? ठीक है, यस सर। अब इसको आप ओपन करेंगे। अब इसमें देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय पहले ही हम देखो इक्वेशन आ चुकी है, इसको सॉल्व करना है x इक्वल टू 1 के साथ, तो क्यों ना हम पहले ही x को क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें। अब मैं इसमें x को 1 पुट कर दूंगा, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर, 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा 1 माइनस 6 माइनस का 5 प्लस का 24, वो हो जाएगा प्लस का 19, तो आएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 19 इंटू 24 इज इक्वल्स टू, इसमें भी x को 1 पुट कर दिया, तो 24 माइनस 3 21 माइनस 4y का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे तो आएगा 21 का स्क्वायर 441 प्लस 16y स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab करेंगे तो कितना आएगा 4 2 8, 8 से करेंगे तो 168y। इसको अगर अपन ओपन करें तो यहाँ से आ रहा है 24y स्क्वायर माइनस 24 इंटू 8, 8 4 32 3, और यहाँ से आ जाएगा 192y और प्लस 19 इंटू 24 करना पड़ेगा आपको, तो 19 4 76 7 19 2 38 38 और 7 45। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो 24 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 8y स्क्वायर माइनस का 192 और प्लस का 168, तो माइनस का बचेगा, तो माइनस कर लेते हैं 192 में से। तो कैलकुलेशन तो देखो आपको भी करनी पड़ेगी पूरी भाई, ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम में आप छोड़ देंगे, तो जो भी छोटे मोटे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा पूरा। 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 6 2, 24y, और यहाँ से 456 माइनस 441, तो 9 और 6 15। तो इस टाइप से आ रहा है आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन आई, इसके रूट है आपके पास y1 और y2, इसके रूट है y1 और y2। तो अगर इसके रूट्स y1 y2 हैं तो आपको पता है सम ऑफ द रूट्स, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो आपको अप्लाई करना है। तो अपन को जो चाहिए टर्म, ये जो टर्म आ रहा है, ये टर्म को मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू
y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। अगर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। तो यहाँ सम दिख रहा है आपको, y1 प्लस y2 सम कितना दिख रहा है आपको, सम ऑफ द रूट्स है माइनस b बाई ए, तो आ जाएगा 3, और जो आएगा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा c बाई ए, वो आ जाएगा 15/8। क्या सभी लोग कर देंगे क्या इसकी कैलकुलेशन को, पुट कर सकते हैं सभी लोगों का आंसर आ जाएगा भाई? हाँ सर। ठीक है। Yes. तो ये अपना मैंने आपको एप्लीकेशन बताया है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स को कैसे यूज करना है, इंटरसेप्ट की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, इसके अलावा कैलकुलेशन में इस टाइप की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। ये अपना इसमें एप्लीकेशन हो गया, लिख लेंगे सभी लोग इसको। हो गया। चलिए हम आगे मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन पे बेस दिया है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मैंने इसमें स्ट्रेट लाइन का फैमिली ऑफ लाइंस को भी कंसेप्ट को यूज करना है। दोनों चीजें मैंने मिक्स करके दी हैं आपको। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे पहले, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको दिया है कि कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर ड्रॉन टू द सर्किल करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन पॉइंट से इस सर्किल पर अपन ने बनाई है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, हर पॉइंट से मैंने बनाई है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जितनी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगी वो सारी की सारी एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगी। तो आपको मैंने बताया भी था पहले कि फिक्स पॉइंट से पास करना है किसी लाइन को, इसका मतलब है वो फैमिली ऑफ लाइन की बात कर रहा है। ये मैंने आपको बताया था पॉइंट कि जहाँ पे वो फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है कि लाइंस, कॉर्ड का मतलब भी लाइन हुआ ना, लाइन विल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट का मतलब है वो फैमिली ऑफ लाइन की ही बात कर रहा है आपसे। मेरी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? तो अगर अपन ऐसा बोले, अब अच्छा बहुत सारे लाइंस क्यों आएंगी, क्योंकि इस पर बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स आएंगे उसके लिए अपन एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे किसी वेरिएबल के टर्म में। वो वेरिएबल अपना काम करेगा लैम्डा का, ठीक है। उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पे लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो आएगी वो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आनी चाहिए। वहां से आपको आंसर मिल जाएगा आपका। आई होप सबको क्लियर है। हाँ सर। ये कोई लाइन सर्किल है, ये कोई रैंडम लाइन है, इस पर कोई पॉइंट पी मानते हैं। तो जब पॉइंट पी मानोगे तो इस लाइन पे पॉइंट एज्यूम करना है। तो x को मैंने मान लिया अल्फा, तो y हो जाएगा 4 माइनस अल्फा। x को मैंने अल्फा मान लिया तो y की वैल्यू 4 माइनस अल्फा हो जाएगी। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने बनाए दो टेंजेंट्स, तो ये लाइन हो जाएगी अपनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखेंगे, टी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, t बराबर 0, वहां से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखेंगे, वो उसमें अल्फा आ रहा होगा, उसमें अल्फा आ रहा होगा, वही अल्फा काम करेगा लैम्डा का। तो p पॉइंट के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी t बराबर 0 ऑन दिस सर्किल। तो x स्क्वायर को लिखेंगे x1, x1 का मतलब अल्फा, प्लस y स्क्वायर को लिखेंगे y1 का मतलब 4 अल्फा इक्वल टू 9। ये आपके पास x1 y1 था और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट। ये अपने पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप देखो अल्फा वाला पार्ट अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है, पहले तो आ रहा है 4 इंटू वाई और 9 को दल ले आए, 4y माइनस 9 प्लस अल्फा टाइम्स x इंटू अल्फा और माइनस का y इंटू अल्फा, x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला पार्ट L1 हो गया, ये लैम्डा हो गया, ये L2 हो गया। तो L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पर जो पॉइंट मिलेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो L1 को 0 करेंगे तो y आएगा 9/4, और अपन L2 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू आएगा y, तो x भी कितना हो जाएगा 9/4। तो अपने को वो फिक्स पॉइंट भी मिल गया 9/4, 9/4। इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, किसी को लिखना है? हाँ सर, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
इसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को यूज़ करने का ट्राई किया है। अपने जितने भी अच्छे कंसेप्ट है सर्किल के वो सारे सारे इसमें यूज़ होंगे, चाहे लेंथ ऑफ टेंजेंट हो, चाहे एंगल बिटवीन टेंजेंट हो, वो सारे कंसेप्ट इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो वन बाय वन अगर हम सारे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आप देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग। क्वेश्चन में दिया है ए पॉइंट मूविंग अराउंड द सर्किल विद सेंटर सी ब्रोक अवे फ्रॉम इट ईदर एट द पॉइंट ए or at point B on the circle and moved along a tangent to the circle passing through the point D this। मतलब इस सर्किल पे एक पॉइंट मूव कर रहा था, मूव करते 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 किसी एक पॉइंट से वो टूट गया, छोड़ दिया उसने, और उस पॉइंट से वो टेंजेंशियली चला गया दूर, मतलब घूमना छोड़ के वो टेंजेंशियली दूर चला गया। और टेंजेंशियली जब वो छोड़ के जा रहा है उसको एक लाइन के अलॉन्ग जाएगा, वो लाइन किससे पास कर रही है 3,-3 से। ऐसा कितने पॉइंट पे हो रहा है, 2 पॉइंट पे, ए पे भी हो रहा है बी पे भी हो रहा है। तो क्या ये इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है कुछ लॉजिकली कि इसका मतलब क्या है कि मूव करते करते एक पॉइंट से वो टेंजेंशियली छोड़ दिया सर्किल को और चला गया किसी पॉइंट से पास करता हुआ। इसका मतलब वो लाइन क्या हो जाएगी, उस पर टेंजेंट हो जाएगी ना बेसिकली, जो इस पॉइंट से पास करेगी डी पॉइंट से। बोलो। हाँ सर। और आप बताओ ऐसा 2 पॉइंट क्यों दिए, क्योंकि एक पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बन सकती है सर्किल पर, एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट बन सकती हैं। अगर 2 टेंजेंट बन सकती हैं इसलिए उसने बोला कि 2 पॉइंट पे ऐसा पॉसिबल है कि 2 पॉइंट से छोड़ता हुआ जाए और वो दोनों लाइंस वो एक पॉइंट से पास कर जाए, ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब आपको पता क्या दिया हुआ है डायग्राम में, आपको दिया हुआ है कि भाई ये एक पॉइंट था ए पॉइंट, ये एक पॉइंट था बी पॉइंट, इन दोनों से ये जा रहे हैं डी पॉइंट 3,-3 से। मतलब अगर पॉइंट घूमते घूमते यहाँ पे आके उसने छोड़ दिया और टेंजेंशियल चला गया, या पॉइंट घूमते घूमते यहाँ से आया और टेंजेंशियल चला गया, वो दोनों डी पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसका मतलब आपको डी पॉइंट से 2 टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। मतलब 2 टेंजेंट दी गई है ए और बी पर जो कि डी पॉइंट से पास कर रही है। क्या सही बात है कि नहीं? हाँ सर। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए और बी। तो ए और बी पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है सेपरेट। तो सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्लोप फॉर्म। सर्किल का स्लोप फॉर्म क्या होता है वैसे y बराबर होता है इन जनरल, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है mx + -a √ 1 + m²। जब होता है सर्किल का सेंटर 0, 0 है। अब इस सर्किल का सेंटर शिफ्टेड वाले फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर आप बेसिक से करें तो अपन ने मान लिया कि m स्लोप है लाइन की, जो टेंजेंट है, पॉइंट पता है, स्लोप m मान लिया, तो अपन लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। और वो लाइन सर्किल पे क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। उसका 25 है, मतलब रेडियस उसका 5 हो गया, तो उसका सेंटर कितना है -4, -2। तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो 5 के इक्वल कर देंगे, वहां से m का वैल्यू आ जाएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो अपन क्या बोले, अगर आपको किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है तो आप m स्लोप मान लीजिए और आपका लिख दो, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी देखो, y+3 हो जाएगा, y - y1 = m × x - x1। इसको आप तरीके से लिखो तो m × x माइनस का y -3 - 3m = 0। ये अपने पास ऐसी इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब अपने पास ये जो इक्वेशन आई है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 के इक्वल कर देंगे। तो एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और उसको 5 के इक्वल करना है, वहां से m में क्या बनेगी, m में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर देंगे। तो अगर अपन लिखे फॉर्मूले में तो -4 पुट करेंगे तो -4m +2 -3 डिवाइडेड बाय √m² + 1 = 5। आई होप सबको क्लियर है। मैंने एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो इसको ले जाके स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या बच रहा है देखो, -7m और -1, -7m -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे 25 × 1 + m²। ओपन करेंगे तो आएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49m² + 1 + 14m = 25 + 25m²। तो 49m - 25 हो जाएगा 24m² + 14m और माइनस का 24 = 0। कैलकुलेशन में सब लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ डिवाइड करेंगे तो 12m² + 7m - 12 = 0। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं तो 12 × 12 होता है 144, 7 चाहिए सब में डिफरेंस, तो पेयर आएगा 16 और 9 का।
16 9 से 144 और 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 9m माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आया 4m, तो 3m प्लस 4 और माइनस का 3 कॉमन आया, 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 4m माइनस 3, 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो वहाँ से m की दो वैल्यू आई, 3/4 और माइनस 4/3। क्या ये क्लियर है क्या? तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक की स्लोप 3/4। अगर आपके पास स्लोप आ गई है, उस स्लोप को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब लाइन की ए बार 3/4 पुट कर देंगे, ए में माइनस 4/3 पुट कर देंगे, तो आपको दोनों की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? हाँ सर। अच्छा ठीक है। तो देखिए, तो स्लोप आ गई है 3/4 और स्लोप आ गई है -4/3। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अपने पास। अब स्पेस नहीं है तो अपन इसको मिटाते हैं, फिर इसकी जगह सॉल्व करेंगे। अब देखो अगले पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने आपसे। अगले पार्ट में उन्होंने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी। जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है ना, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए भाई। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताइए? पॉइंट ऑफ, बेसिकली पॉइंट टेंजेंट अपने पास आ चुकी है, अपने को चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे निकालेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वेरी गुड। आप क्या देखो, अगर आपने इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, मैं पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ इसको, आपने पुट कर दिया, इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन पता है, सेंटर पता है। तो सेंटर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होगा, ये हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन में देखा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे कैसे निकाल सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2। तो फुट ऑफ पॉइंट पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, इक्वेशन पता है, काम में ले लेंगे तो आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। और भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं खुद से इसको। ठीक है भाई, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आगे हम देख रहे हैं इसमें अगला पार्ट क्या पूछा है, एंगल ADB एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम सर्किल। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस तो हमने अभी पढ़ ही लिया ऑलरेडी। किसी भी पॉइंट का जो पॉइंट डी बाहर है, पॉइंट दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, पॉइंट का सर्किल से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस कैसा आएगा, वही सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग मैक्सिमम और मिनिमम आएगा। वो अपन ने लास्ट क्लास में ही क्वेश्चन किया है उसका। बात है एंगल ADB की। एंगल ADB कैसे निकालेंगे? एंगल ADB का मतलब आपको जो डी पॉइंट है, इससे अपन ने बनाई दो टेंजेंट। एक की स्लोप क्या आई थी अपने पास, 3/4 आई थी ना, और एक की -4/3 आई थी। बोलो यही आया था। तो अगर आपको देखो इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बताइए, इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, -1। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है अपने पास, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये एंगल 90 हो जाएगा। ये एंगल 90 होगा, मतलब ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, डायरेक्टर सर्किल पर। क्योंकि डायरेक्टर सर्किल के पॉइंट से ही क्या बनती हैं, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनती हैं। तो अपने को अगर एंगल ADB चाहिए तो आ ही गया, 90 डिग्री आ गया पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC एंड ट्रायंगल DAB। कहने का मतलब अगर ये AB को ज्वाइन कर दे तो DAB ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, और C पॉइंट क्या है, C इसका सेंटर है, तो DABC का एरिया क्या बनेगा। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं। क्या आप इसको अपन कर सकते हैं? देखो हो जाएगा आराम से मेरे ख्याल से। अगर आप देखो तो ये एंगल अपने पास, ये पूरा एंगल 90 होगा। अगर सेंटर को ज्वाइन करते हैं, टेंजेंट है 90 और ये भी 90, ये दोनों 90 है, और ये भी 90 है, तो ये भी 90 आ गया, चारों 90 आ जाएंगे क्या, बोलिए। और आपको ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 है, और ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है 3, तो अगर चारों एंगल 90 हैं, ये दोनों लेंथ इक्वल है, इससे अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो चारों एंगल 90 है तो रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा ना, रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तो ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ऐसा मैं लॉजिकली बोल सकता हूँ। हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा क्या, अगर साइड लेंथ इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये भी लेंथ 5, ये भी लेंथ 5। तो क्या अब इसका एरिया तो निकल गया आराम से, ADBC स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर एरिया आ जाएगा इसका, सही है। और अगर हम बात करें ट्रायंगल DAB का, DAB इस ट्रायंगल का अगर एरिया की बात करते हैं
तो इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, ये डायगोनल है ना इसका, ए बी क्या है, इसका डायगोनल है, तो डायगोनल इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा ना। ये स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा, बट अभी जब थोड़ा इसको पॉइंट को पास लेंगे तब स्क्वायर जैसा दिखेगा, तो डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो जो इसका एरिया आएगा वो 25/2 नहीं हो जाएगा? बोलो। अच्छा, हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल डीएबी, मतलब डीएबी ट्रायंगल का जो सर्कम सर्किल बनेगा उसकी आपसे इक्वेशन पूछी है। डीएबी ट्रायंगल का सर्कम सर्किल बनेगा, ये पक्की बात है कि वो सी से पास करेगा। क्यों पास करेगा? क्योंकि देखो ना, इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है। अगर अपोजिट का सम 90 है, इसका मतलब ये 4 पॉइंट क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे ना। डी ए सी बी, ये चारों पॉइंट क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। बोलो। हाँ सर। अगर चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे मतलब डीएबी से पास होने वाला सर्किल सी से भी पास करेगा ही करेगा। और ये एंगल यहाँ पे 90 है, इसका मतलब जो सीडी होगा उस सर्किल का डायमीटर क्या होगा, सीडी होगा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे वो ए पे 90 बन रहा है। तो इसका मतलब आपको जो सर्कम सर्किल का इसने इक्वेशन पूछा है डीएबी का, इसका सर्कम सर्किल इक्वेशन वही होगा विद एस सीडी एस डायमीटर। सीडी को डायमीटर मांग के जो इक्वेशन आएगी वो ऑटोमेटिकली डीएबी का क्या आ जाएगा, सर्कम सर्किल आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है? तो सी पॉइंट क्या दिया आपको, इसका सेंटर दिया है -4 -2 और आपको डी पॉइंट दिया हुआ है, तो सी और डी में अपन लगा देंगे डायमीटर फॉर्म, तो आ जाएगा x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी डीएबी सर्किल ट्रायंगल के सर्कम सर्किल की। आई होप सबको क्लियर है। हाँ सर। अब इसमें पूछा गया ऑल्सो फाइंड द इंटरसेप्ट बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये तो अपने डायरेक्ट फार्मूला देखा है। अगर इसको अपन ओपन कर दें, जनरल अगर सर्किल की इक्वेशन आएगी तो इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है 2 × √g² - c और 2 × √f² - c। तो वहां से आप डायरेक्टली उसके एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए अगर लिखना है तो। चलिए आगे मूव करते हैं। तब लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बेसिक कंसेप्ट तो बेसिक ही लगेगा, बट सोचना थोड़ा इसमें अच्छा रहेगा। इसमें आपको दिया कि रियल नंबर x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन x² + y² = 1, मतलब x, y इस सर्किल पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है। अब आपको बोला कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 4 - y/7 - x। इसकी आपसे पूछी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो बिना मैक्सिमम मिनिमम लगाए आपको इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है लॉजिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट से। तो कैसे करेंगे, आपके दिमाग में तरीका आएगा वही आएगा कि सर्किल पे पॉइंट मान लेते हैं, x को cos थीटा, y को sin थीटा, लाई कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, और आपने पुट कर दिया cos थीटा sin थीटा, तो पूरा थीटा के टर्म्स में आएगा। तो फिर वो, लेकिन वो डेरिवेटिव वगैरह लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम बहुत लेंदी काम हो जाएगा। उसके बिना भी अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे इसको अपन ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि सर्किल है x² + y² = 1। अच्छा, इस टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करो 4 - y/7 - x, तो क्या ये दो पॉइंट का यूज नहीं आ रहा है क्या इसमें? एक तो x, y का यूज आ रहा है, एक 7, 4 का यूज आ रहा है, और जो रेशियो लिखा है वो स्लोप का रेशियो लिखा है क्या, y2 - y1 x2 - x1। अगर मैं रिलेट करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो देखो x, y तो इस पे लाई कर रहा है, और 7, 4 मैंने रैंडमली एक पॉइंट मान लिया 7, 4, तो x, y इस पे कोई भी पॉइंट मूव कर सकता है, x, y इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं अपन। जैसे सपोज यहाँ पर x, y है, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो बनेगी 4 - y/7 - x, मतलब ये बेसिकली स्लोप का टर्म लिखा हुआ है, ये स्लोप लिखा हुआ है। किसी कौन सी स्लोप है, इस पॉइंट के, ये पॉइंट ए मान लेते हैं,
ये P मानता है ए पॉइंट को P से, P वेरिएबल पॉइंट है, P से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप, तो उस स्लोप का चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सिर्फ यही क्वेश्चन है। तो आप खुद देखो, स्लोप का मतलब ऐसे कि ये लाइन को ज्वाइन कर दिया, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो जो एंगल बनेगा उसी से स्लोप मिलेगा ना। स्लोप का मतलब क्या, AP को जब ज्वाइन कर देंगे पूरा, तो जो इसका एक्स एंगल बन रहा होगा वो एंगल से tan थीटा लेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। सही बात है। तो अगर अपन को चाहिए इसकी मैक्सिमम स्लोप, देखो अगर पॉइंट को मैं नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे लिया पॉइंट, तो एंगल बढ़ेगा ना भाई, बोलो। पॉइंट तो सबसे मैक्सिमम एंगल पता है, सबसे मैक्सिमम एंगल कब मिलेगा, जब ये लाइन इस पर जस्ट टच करते हुए चला जाएगा, ये वाला एंगल सबसे मैक्सिमम होगा। लिबर्टी के देखो ना, जैसे अपन पॉइंट आगे आते जाए, जैसे अपन आगे आते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है, तो इसके बाद तो पॉइंट सर्किल पर रहेगा ही नहीं ना, नीचे चला जाएगा, तो एंगल तो और भी बढ़ सकता है ना, ऐसे टेंजेंट टच करते हुए। पॉइंट फिक्स है, तो जो टच करेगा उसके अलावा अगर इससे पीछे आएंगे तो एंगल कम होता जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो इस पॉइंट पर जहाँ पे टच कर रहा है ये सी पॉइंट, इस पर अपन को मैक्सिमम एंगल मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं। हाँ सर। और मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम देखो जैसे हम पीछे जाएंगे ना, जैसे हम पीछे जा रहे हैं, मतलब पॉइंट मैंने यहाँ लिया, तो ये पॉइंट को ज्वाइन कराया, तो इसका एंगल देखो कम बन रहा है और कम हो रहा है, और पीछे जा रहे हैं तो एंगल और कम हो रहा है। तो सबसे कम कब मिलेगा, जब वो इस वाली साइड से टच करते चला जाएगा ना, तो ये सबसे कम एंगल होगा। बोलो क्लियर है मेरी बात। ये वाला पॉइंट डी पॉइंट मान लेते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनेंगे ना एक्सट्रीम, इस पॉइंट से जो टेंजेंट बनने वाली है, एक टच करेगी इधर, एक टच करेगी इधर, वो दो टेंजेंट में ये वाली इससे मिलेगी मैक्सिमम स्लोप और इससे मिलेगी मिनिमम स्लोप। ये अपना फंडा हुआ बेसिकली। तो बेसिकली पूछ कर रहा है आपसे, ये सिंपल सा पूछ रहा है कि इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी उनकी स्लोप बता दो, क्योंकि जो उनकी स्लोप है वही उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो इसको सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना था कि ये टर्म स्लोप का टर्म लिखा हुआ है और इसी का मैक्सिमम मिनिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम हम ज्योमेट्री से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये लाइन को इस साइड टच करेगी नीचे की साइड से तो मैक्सिमम एंगल है, और जैसे जैसे पॉइंट ऊपर लेंगे, सर्किल के ऊपर लेंगे, ज्वाइन कराएंगे, तो उसका एंगल कम होता जाएगा। इस एक्सट्रीम वाले केस में उसका एंगल सबसे कम हो जाएगा। तो आपको इस पॉइंट से इस सर्किल पे टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो अपन क्या करेगा, तुमको टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कंसेप्ट अप्लाई किया, थोड़ी देर पहले क्या अप्लाई किया कि किसी भी पॉइंट से एक्सटर्नल टेंजेंट्स की क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। उसके लिए एम स्लोप मान लेते हैं, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, अपन लिख देंगे लाइन की इक्वेशन, अपन लिख देंगे लाइन की इक्वेशन, और उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर देंगे। सेंटर है 0 0, रेडियस है 1, इक्वल कर देंगे। वहां से आपको एम की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिनिमम वाली, एक मैक्सिमम वाली। क्या मेरा फंडा समझ में आया आप लोगों को, बोलिए। तो इसको अगर अपन अप्लाई करें तो देखो y माइनस 4 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 7, तो इक्वेशन आएगी m इंटू एक्स माइनस का y प्लस 4 माइनस 7m इक्वल टू 0। इसका जो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस के इक्वल करेंगे, रेडियस है 1, तो x की जगह 0, y की जगह 0, 4 माइनस 7m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर अगर आप कर सकते हैं तो 4 माइनस 7m का स्क्वायर इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस m स्क्वायर, ओपन करेंगे 16 प्लस 49 m स्क्वायर माइनस 56 m इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ से आपको m की दो वैल्यू मिल जाएंगी, 48 m स्क्वायर माइनस 56 m प्लस का 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके रूट फैक्टर फाइंड कर लेंगे, एक है स्मॉल m, एक है कैपिटल M, तो क्या आप वो इजीली फाइंड कर लेंगे क्या यहाँ से। लिख लीजिए इसको एक बार सभी लोग। पिछले समय में आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आपको जो दो सर्किल दिए हैं उनकी पोजीशन चेक करनी है कि वो पोजीशन सर्किल कट कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं,
और अगर उनमें जितनी भी कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है, चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उनकी अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वो अपन लॉजिक कैसे लगाएंगे और इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो सीखना है। तो उसका अपन लॉजिक देखें। पहले सबसे पहले आपको जो भी सर्किल दिया जाता है आपको उनकी पोजीशन चेक करनी है। तो पहले वाला सर्किल में पोजीशन चेक करें, मतलब इसका आप सेंटर और रेडियस निकालेंगे, इस सर्किल का भी आप सेंटर और रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो पहले वाले सर्किल का सेंटर क्या आएगा, वो आएगा -3,1 और रेडियस कितना आएगा अंडर रूट में 9 + 1 - 1, ये आया 3। इस वाले सर्किल का सेंटर C2 मान लेते हैं, सेंटर है 1,3 और रेडियस आएगा अंडर रूट में 1 + 9 - 9 दैट इज 1। एक का रेडियस 3, एक का रेडियस 1 आ रहा है। तो आपको सेंटर पता है, उनकी रेडियस पता है, तो वहां से अपन उनकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को कंपेयर करना है R1 + R2 से या R1 - R2 से, वहां से आप देख पाएंगे। तो अगर अपन इसे निकालते हैं C1 C2 डिस्टेंस, C1 C2 निकालेंगे डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 + 4, तो ये आ रहा है 2√5 और R1 + R2 आ रहा है 4। तो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है वो 4 से ज़्यादा आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वो 4 से ज़्यादा आएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो है वो रेडियस के सम से ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों सर्किल कट भी नहीं कर रहे हैं, दोनों सर्किल बाहर हैं और दूर हैं। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि वो बड़ा सर्किल है और ये छोटा सर्किल है। इसका सेंटर है आपके पास -3,1 C1, इसका सेंटर है 1,3, रेडियस दिया हुआ है, तो ये ज्वाइन कर दिया अपन ने। आपको क्या पूछा है इसमें, डायरेक्ट और कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की आपसे इक्वेशन पूछी है। तो इसमें टोटल अगर दोनों सर्किल दूर दूर होते हैं तो टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है। 4 कैसे पॉसिबल है, 2 हो जाएंगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है कि ऐसी लाइन, ऐसी कॉमन टेंजेंट ये से भी टच कर रही है जिसमें कि जो सर्किल का सेंटर है वो दोनों सेम साइड लाई करते हैं। इस लाइन के अबाउट सर्किल के दोनों सेंटर सेम साइड लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो टोटल 2 सिमेट्री, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो मीट करती हैं वो उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर अपन एक्सटेंड करें तो वो उसी पे आपको मीट करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें बात करें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होती हैं इसका मतलब होता है कि ऐसी कॉमन टेंजेंट जो कि इस पे टच कर रही है और इस पे टच कर रही है, तो ऐसी कॉमन टेंजेंट जिसमें कि सेंटर जो होते हैं वो अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है। सेंटर जो होता है वो अपोजिट साइड होते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया D पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने मान लिया T पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पूछा है इक्वेशन, मतलब इनकी इक्वेशन क्या आएंगी वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या पता होनी चाहिए आपको, कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो पॉइंट C1 C2 को एक्सटर्नली R1/R2 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब C1D/C2D बराबर R1/R2 एक्सटर्नल डिवीजन। और जो T पॉइंट है वो C1 C2 को डिवाइड करता है R1/R2 के रेशियो में इंटरनली। मतलब C1T/C2T = R1/R2 इंटरनली, ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो देखो आपको अगर 2 पॉइंट दिए C1 C2 2 पॉइंट आपको दिए हैं तो आपको पहले D पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए R1 R2 दिया हुआ है, इसका रेडियस 3 है और इसका रेडियस 1 है, तो रेशियो आ गया 3:1, है ना। तो अगर अपन अप्लाई करें D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें तो देखो अगर ये पॉइंट आ जाएंगे ना अपने पास तो फिर अपन इक्वेशन में निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनके लेंथ मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है ना। तो ये AB लेंथ आ रही है, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको शीट में दिया हुआ है, मैंने लिखवाया था ना, L एक्सटर्नल L इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से लाइन जा रही है, इंटरनल का मतलब लाइन अंदर से जा रही है। इनके फॉर्मूला आपको ऑलरेडी शीट में दिए गए हैं जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे निकालनी है वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो आपको अगर D पॉइंट निकालना है तो D पॉइंट के लिए आप क्या बोलेंगे कि एक्सटर्नल डिवीजन है ना, तो m × x2 - n × x1 अपॉन m - n। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, m × x2 -1 × -3 -1 × -3 अपॉन m - n, कॉमा
3 इंटू 3 m इंटू y2 माइनस 1 इंटू 1 y1 अपॉन m माइनस n। इस तरह से अपन लिख देंगे इसको। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा 3 प्लस 6 6/2 3 और 9 माइनस 1 8 8/2 4। तो ये आ रहा है अपने पास पॉइंट 3,4 जो है डी पॉइंट। ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे अगर टी पॉइंट निकाले, ये इंटरनल डिवीजन से आएगा तो ये इजी है। 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 कॉमा 3 इंटू 3 m/2 प्लस n इंटू y1 अपॉन n प्लस n। तो ये आ रहा है 0 कॉमा 9 प्लस 1 10 10/4 5/2 5/2 ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया टी पॉइंट डी पॉइंट। अब अगर अपने पास ये पॉइंट्स आ गए हैं तो यहाँ से अपन इनकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? जो तरीका था, किसी भी पॉइंट से एक्सटर्नल टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वही तरीका। एम स्लोप मानेंगे और लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल कर देंगे। इससे डिस्टेंस 1 कर दो या इससे डिस्टेंस 3 के इक्वल कर दो, बात एक ही है। दोनों से क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। कहने का मतलब पॉइंट है 3,4, स्लोप है m, तो आपके पास लाइन का इक्वेशन क्या आएगा। अगर अपन फ्रॉम डी पॉइंट बात करें, फ्रॉम डी पॉइंट लाइन की इक्वेशन आएगी y-4 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस 3। जैसे हमने अभी पहले वाले 2 क्वेश्चन किए हैं, सेम तरीके से करना है। इस लाइन का इस 1,3 से डिस्टेंस निकालेंगे और 1 के इक्वल करेंगे, वहां से m की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ऐसे ही अगर इंटरनल वाले की चाहिए, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिखेंगे, सेंटर से डिस्टेंस 1 के इक्वल कर देंगे, वहां से काम हो जाएगा। आई होप सबको तरीका क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, लिख लीजिए इसको एक बार अपनी लैंग्वेज में, फिर हम आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन दिया है, ये आप ट्राई करेंगे। ये कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप एक मिनट ट्राई करिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे। आपको दिया है, अच्छा कॉमन कॉर्ड की क्वेश्चन आपको लिखनी आती है कि नहीं आती है? अगर 2 सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर 2 सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वो जो कॉमन कॉर्ड आएगी उसकी क्वेश्चन क्या होती है, S1 माइनस S2 बराबर 0। ठीक है, उसकी क्वेश्चन क्या होती है, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए।